तुम्हारी जैसी औलाद से बेहतर है कि औरत बे औलाद रहे, या फिर उसका तुम जैसा नाजायज औलाद हो। जायज या नाजायज तुम्हारी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा रेशम। रंजना देवी, जब आपसे आपका पति, आपका बेटा दोनों संभल नहीं पाए तो उसका दोष आप मुझे क्यों देती है? शायद कमी आपके अंदर है। भैया, हम चाहता हूं कि अस्पताल जाकर माता जी से माफी मांगो। कुछ नहीं होगा त्यागी, कुछ नहीं होगा। तेरा माफी मांगने के लिए वहां जाना बेकार है, क्योंकि करण रंजना देवी को तुझे माफ करने की इजाजत कभी नहीं देगा। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। मैं देखता हूँ कौन तुम्हें आके परेशान करता है। आज जब मैं हॉस्पिटल से लौट रही थी ना, तब मैं करण और ऋषभ दोनों के बारे में सोच रही थी। यानी तूने किसी एक पर डिसाइड कर ली है? हाँ, किस पर? करण। अगर मैं चेयरपर्सन बना तो बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, खास करके ऋषभ। लेकिन चेयरपर्सन बनाएंगे किसको? श्वेतलाना, ये जो हम केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री शुरू करेंगे वो दरअसल तुम्हारे जरिए रंजना देवी और करण के खिलाफ केशव मल्होत्रा दोबारा शुरू करेगा, समझी तुम? हाँ, समझे। प्यारी बहन, खुश। अब तबीयत कैसी है भाभी? पहले से बेहतर है। शीला, आशीर्वाद नहीं देंगी मैम? इससे आशीर्वाद देना मतलब निशी को श्राप देना होगा। भाभी, मैंने और शीला ने शादी कर ली है। तो इसका मतलब है कि निशी और तुम्हारा तलाक जरूर हुआ होगा। तलाक देने की खबर तो देने नहीं आई, शादी की खबर देने आ गया। कब हुई तुम्हारी शादी? 1 हफ्ता पहले। और मुझे बुलाया तक नहीं। वैसे तो तुम मेरे पैर छूते हो, लेकिन मल्होत्रा खानदान की बुजुर्ग नहीं समझते। ऐसी बात नहीं है भाभी, मैंने शादी में किसी को नहीं बुलाया। यानी कि शादी तुमने ऐसे की जैसे कि कोई गुनाह किया है। अगर दिल में गुनाह का एहसास था तो तुमने शादी क्यों की? वैसे भी तो तुम इसके साथ इतने महीने से रह रहे हो, किसने रोका था तुम्हें? माँ, मिस्टर महेन समझदार हैं। आई एम श्योर वो अच्छा बुरा समझते हैं। उन्हें जो ठीक लगा होगा उन्होंने किया। रंजना देवी, मैं तो आपसे आशीर्वाद की उम्मीद लेकर यहाँ आई थी। तुम तो जानती हो कि मुझे निशी कितनी पसंद है। तुम्हें मल्होत्रा खानदान का समझने में मुझे वक्त लगेगा। भले ही कितना वक्त क्यों ना लग जाए, लेकिन मुझे आपके आशीर्वाद का इंतजार रहेगा। अच्छा, तुम बातें करो, मैं चलती हूँ। नहीं, रुको शीला, मैं भी चल रहा हूं। भाभी, हम तो यहाँ आपकी सेहत के बारे में पूछने के लिए आए थे, साथ साथ दुआ मांगने की आप जल्दी ठीक हो जाएं। पता नहीं कि उल्टी सीधी बातों में पड़ गए, ऐसी बातें जिनका जिक्र होना ही नहीं चाहिए था। खैर, आप जल्द ठीक हो जाइए, चलता हूं। और हाँ भाभी, आप ऑफिस की कोई चिंता मत लें, वो वैसे ही चल रहा है जैसा आप चाहती थी। गेट वेल सून। बाय। माँ, मिस्टर महेन को कंपनी का चेयरमैन क्यों ना बनाया जाए? महेन को? या सुना है केशव मल्होत्रा के वक्त भी वो काफी जिम्मेदारी के साथ काम करते थे, और जब से वापस लौटे हैं उसके बाद भी अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक ही इज क्वाइट एन इंटेलिजेंट मैन, और मैं उनके काम की तारीफ भी करता हूँ। हाँ, इसके बारे में सोचा जा सकता है। सोचने को क्या है माँ? मल्होत्रा खानदान में इन्हें छोड़कर और कोई सोचने के लिए है ही नहीं। आप कहें तो मैं इनसे बात करता हूँ।
वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेहन के दिल में चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिश कब से है। तुम सिर्फ जाके उसके सामने प्रपोजल रख दो। नहीं बेटा, ऐसे मत देख अपने पापा को। अब तो तस्वीरों में भी तेरी आंखें बदलने लग पड़ी हैं। लगता है तू मुझे घूर रहा है। तेरा बाप बहुत कमजोर आदमी है बेटा, बहुत आम सा आदमी। कोई आता है, उसके सीने में उंगलियां डाल के उसका कलेजा निकालता है और उसे लेकर जाकर पंचकनी फेंक देता है। तेरा बाप कुछ नहीं कर पाता। और बहुत साल पहले भी वो कुछ नहीं कर पाया था। एक दौलतमंद आया, इसी चार दीवारी में, इस मकान से मेरा घर छीन के ले गया बेटा। मैं हाथ पे हाथ धरकर उसे देखता रहा। मैं तब भी कुछ नहीं कर पाया। मैं क्या करूं बेटा, मैं क्या करूं? चुल्लू भर पानी में डूब मर। लेकर आऊं? उस बात की नौबत नहीं आई है अभी तक। जब आएगी तो मैं खुद ही इंतजाम कर लूंगा, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लोगों से जीने का सहारा मांगता हूं, मरने की मदद नहीं चाहिए होगी मुझे। तू जैसे जी रहा है ना रोनी, एक बात बोलूं, तो कम से कम सोनू के लिए मर जा। निकल जा बाहर उसकी दुनिया से, या कहीं दूर पहाड़ों पे जाकर ना ये आंसू बहा। तिवारी, अब तूने भी इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं। अच्छा, और तू जो कर रहा है वो शायद तू ठीक कर रहा है? अपने दर्द को कुरेदने में शायद तुझे ज्यादा मजा आता है। एक बात बता रोनी, अगर सोनू कुछ साल और बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हैं? लेकिन कुछ सालों के बाद जब तेरा बेटा सोनू तेरे पास आएगा रहने के लिए, तो उस दिन की तैयारी क्यों नहीं करता? असल में रोनी, उस तैयारी से पता चलेगा कि तू अपने बेटे सोनू को कितना प्यार करता है। हाँ, या आंसुओं पर नगाड़ा बजाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तिवारी, रोनी, कम से कम सोनू के लिए अपने बिजनेस को कामयाब बना। सजा ले अपनी दुनिया को ऐसे कि एक बेटा फख्र से कह सके कि ये मेरा बाप है। तिवारी, मेरे जूतों में ना एक दिन, सिर्फ एक दिन सीधा खड़ा होकर दिखाना, तब जानूंगा मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ सहा है, जो कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं ना, उसके लिए कलेजा चाहिए। ये चुप कर। रोने के लिए कलेजा नहीं चाहिए होता है, अच्छी क्वालिटी की बुजदिली चाहिए होती है। मुझे अच्छी तरह मालूम है मेरी बातों का तुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, मैं जानता हूं। ये ले, सोनू का लेटर बाहर पड़ा हुआ था। सोनू का लेटर आया? हाँ, तू अपने ऊपर से उम्मीद छोड़ चुका है, लेकिन तेरे बेटे को तुझसे अभी बहुत सी उम्मीदें हैं। Dear Papa, I am writing this letter from my boarding school. अरे, उसने ऐसा सोचा भी कैसे? क्या हुआ? महाशय अपने स्कूल के टूर के साथ छुट्टियों पे जाना चाहते हैं। उसमें चेंज देखा? अब सोनू को शिमला अपने बाप से ज्यादा प्यारा हो गया है। और मैं यहां पे वेट कर रहा हूं कि उसकी छुट्टियां होंगी, घर आएगा, मेरे साथ रहेगा। लेकिन नहीं, वो साहब दूसरे बच्चों के साथ छुट्टी पे जाना चाहते हैं। रोनी, ऐसे टूर बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। हाँ, तू उसे मना मत करना, उसको परमिशन दे दे। ए, बस कर, बहुत होगी तेरी फिलॉसफी, बहुत फलसफा सुन लिया मैंने तेरा। आज तक रोनी वही करता आया जिससे दूसरों को फायदा हुआ है और उसको नुकसान। लेकिन अब बस,
सोनू छुट्टियों में घर आएगा, घर आएगा वो। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। दिल के अरमानों की उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती जाएगी, सीने को चीरते हुए यहां कांधे तलक आएगी और यूं तन्हाई के आलम में दिल को सहलाया करेगी। ये आपके दिल का अरमान है हुजूर। दिल तक पहुंचिए तो मोहतरमा, उसके बाद दावा कीजिए कि दिल में क्या क्या है। ये आपके अंदाज का हुनर है यहाँ पर शराब का कमाल। हम नाचीज हैं और ये शराब बेअसर। ये आपकी जादूगरी है साहब, और सही शख्स पर सही इल्जाम लगाना हमारी फितरत में है। यहां सामने आके बैठो। मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहती थी। तुम्हारे सरप्राइज ने मुझे सरप्राइज इसीलिए नहीं किया रक्षंदा, क्योंकि तुम्हें लेकर मेरे ख्वाब बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन तुम शायद वहां तक पहुंच नहीं पाई। करण, रंजना देवी की तबीयत कैसी है? वाह क्या बात को बदला साहब आपने। रोमांस से लेके सीधे अस्पताल पर। करण, जिस रफ्तार से तुम आज मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, लगता है उसी रफ्तार से तुम मुझे सजा भी दोगे। जुल्म तो तुमने किए हैं रक्षंदा, लेकिन ऐसे कि उनकी सजा नहीं दी जाती, उनके इनाम दिए जाते हैं। ठीक है, रंजना देवी की तबीयत ठीक है, लेकिन कभी भी तबीयत फिर से बिगड़ जाने के चांसेस हैं। कुछ लोग मां से मिलने आते हैं, लेकिन जुबान पे दुआएं होती हैं, दिल में बद्दुआ होती है, यही खौफ लगा रहता है रात दिन। करण, रंजना देवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रंजना देवी, रंजना देवी जिनकी वजह से मैंने 20 साल लंबा वनवास काटा होगा रक्षंदा, लेकिन लौटा तब मालूम हुआ कि रंजना देवी ने भी 20 साल लंबा वनवास काटा। जब आप अकेले होते हैं या ऐसी भीड़ में होते हैं जहां पे हर चेहरा अजनबी होता है रक्षंदा, तब दर्द का रंग एक रंग हो जाता है। करण, प्लीज बीती हुई बातों को भूल जाओ। आने वाले कल से बेताल्लुक हो सकता हूं रक्षंदा, लेकिन बीते हुए 20 सालों के एक एक दिन को मुझे दोबारा जीना होगा। हर एक दिन को मुझे दोबारा जीना होगा। जब कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ जाता है सर पे रक्षंदा, तब आने वाली कमाई में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती है। मैं तो अकेला रहा, मैं रहा अकेला, लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को बर्दाश्त करता रहा। लेकिन रंजना देवी की तन्हाई से 20 साल तक खून टपकता रहा। केशव मल्होत्रा ने रिश्ते पे थूक के कभी उसे अपनी बीवी नहीं माना, और ऋषभ मल्होत्रा ने आज तक उसे दिल से अपनी मां नहीं बोला। अगर मैं ये 20 साल अपनी मां के साथ होता रक्षंदा, तो एक एक दिन में उन्हें थोड़ा थोड़ा प्यार दे सकता था, थोड़ा थोड़ा प्यार मैं उन्हें दे सकता था रक्षंदा। लेकिन अब उन 7,300 दिनों का कर्ज मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। करण, प्लीज इतने जज्बाती और कमजोर मत बनो। सिर्फ तुमसे मैं ये कबूल कर सकता हूं रक्षंदा कि मैं कमजोर पड़ गया हूं। जब से मां अस्पताल गई है, मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है सिवाय मेरी मां के। अगर मां को कुछ हो जाता तो 20 साल तक मैं अनाथ था, कुछ ही महीनों में लावारिस हो जाता रक्षंदा।
दुनिया की आबादी की गिनती में सिर्फ एक आदमी है, रंजना देवी। करण, तुम्हारी जिंदगी को आबाद करने के लिए जो कुछ करना होगा मैं करूंगी करण। प्रॉमिस? राइट। तो एक काम मेरे लिए करो, हाँ? रोज यूं मुझसे मिलने आ जाया करो प्लीज। ठीक है। बच्चों को सुला दिया? हाँ, वही पुरानी शेर वाली कहानी सुनाई, सुनते सुनते दोनों सो गए। तुम बच्चों को कितनी आसानी से बहलाकर सुला देते हो, सच। वही तो दिक्कत है स्वेतलाना, सिर्फ बच्चों का दिल बहलाना मेरे बस में, बस। तुम बच्चों की दुनिया में ज्यादा खुश रहते हो। शायद अभी तक मैं भी बच्चा रह गया, बड़ा नहीं हुआ। अगर तुम बच्चों के किसी स्कूल में प्रिंसिपल या टीचर होते तो ज्यादा अच्छा होता, है ना? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, खामखा चेयरमैन बनने की जिद कर बैठा। कंपनी के इंटेलिजेंट बड़े बुजुर्ग लोग कहां संभल पाए मुझसे। मुझसे भी कहां संभल पाए ऋषभ। बुरा मत माना स्वेतलाना, लेकिन तुम्हारे केस में उन लोगों का इतना कसूर नहीं था जितना तुम्हारा अपना था। चेयरपर्सन बनने के बाद तुम खुद अपने आप को संभाल नहीं पाई। शायद कुछ ओवर एम्बिशियस हो गई थी। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को लेकर मेरे जितने सपने थे मैं पूरे कर लेती। अगर उस दौरान मुझसे कोई गलती हुई तो वो थी करण पर अंधा विश्वास। करण को मल्होत्रा इंडस्ट्री में लाने वाली भी तो तुम थी। यही तो मैं कह रही हूं, मैं शुरू से करण का शिकार होती गई। सोनू का लापता होना, फिर उसका करण के पास मिलना करण की पहली साजिश थी। मुझे इस बात का शक तब हुआ जब करण और रंजना देवी के रिश्ते का राज खुला, लेकिन तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ। और जब मुझे यकीन हुआ तब मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्री से बेदखल किया जा चुका था। मैं तो ये जानता हूं कि अगर आप किसी साजिश का शिकार होती हैं तो कमी कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है। आई एग्री कि करण ने तुम्हें काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन तुमने अपने आप को कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचा लिया था। पहले वो एक्सपोर्ट फर्म, उसके बाद शेयर स्कैंडल वगैरह वगैरह, यू नो। वो सारी गलतियां करण ने मुझसे एक एक जानबूझकर करवाई थी। मैं उसके एतबार की कठपुतली बन गई थी ऋषभ, और मैं ये नहीं जानती थी कि वो मेरे उस एतबार को आरी बनाकर मेरी ही जड़ें काटेगा। वो पीछे से आकर दबे पांव आपको कब घेर लेगा आपको पता भी नहीं चलता है। और मैं तुम्हें आगाह करती हूँ ऋषभ, हैरत की बात नहीं होगी अगर एक दिन करण मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मालिक बन बैठे। व्हाट? करण मल्होत्रा इंडस्ट्री का मालिक? मजाक छोड़ो स्वेतलाना प्लीज।